جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 चैनल के प्रोग्राम सच पैगंबर में आपका मेज़बान खादिम अदना शहज़ादा आलमगीर का सलाम कबूल कीजिए। आज मैं अपनी अलालत के बायस जो है एक गैर हाज़िरी के बाद हाज़िर हुआ हूँ और काफ़ी मौज़ूआत हैं जिनको अहाता करना है आज, और इस दरमियान में जो भी मामलात हुए उसको आज ज़ेर बहस लाएंगे और उन पे अपना तज्ज़िया भी पेश करेंगे। और दूसरा जो है वो मैं पाक 47 की तमाम टीम को और 47 को भी ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमने सच पैगंबर में जितनी भी जो है वो बातें की पिछले प्रोग्राम में, और जितनी भी प्रपोज़ल्स हमने जो है वो हुकूमत को और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जो है वो उनके गोश गुज़ार करवाईं, उनमें से मुतद्दद पर जो है वो अमल दरामद हुआ, मुतद्दद जो है वो ज़ेर बहस आईं और उनको तस्लीम करते हुए और उन्हीं के ऊपर जो है वो फ़ैसले भी किए गए। और उस पे हमें जिन दोस्तों ने मुबारकबाद दी, जिन दोस्तों ने हमें कमेंट्स किए, हम उन सब का शुक्रगुज़ार हैं और हुकूमत वक्त का भी शुक्रगुज़ार हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तमाम जो मेंबरान हैं जो वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठते हैं, उन्होंने हमारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है उस पे भी जो है बात की और उसको भी उन्होंने मिन्नो अन तस्लीम करते हुए जो हमने प्रपोज़ल्स दी थी उन पे जो है वो अमल किया और उसी को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया। बाज़ जगहों पे जब हम कहते हैं कि कौमी पॉलिसी नहीं है, सूबे और वफाक जो है वो एक पेज पे नहीं है, तो वहाँ पे फिर अदालत को जो है अदालत आलिया, अदालत उज़्मा को जो है वो इनेक्शन होना पड़ा और उस पे अमल दरामद के लिए अदालत को अपना हुक्म सुप्रीम कोर्ट को जारी करना पड़ा। मगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद सिंध गवर्नमेंट जो है वो टस से मस नहीं हो रही और कल से मैं मुसलसल राब्ते में हूँ वहाँ की ताजर तंजीमों के साथ भी, वहाँ पे जो ताजर लोग हैं, मार्केटों के ताजर हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके साथ जो है वो हम जो है वो बिल्कुल राब्ते में हैं। तो वहाँ अब भी जो है वो सौदेबाजी की जा रही है कि इतना पैसा दे दो तो हम आपकी मार्केटें खोलने की इजाज़त देंगे, इतना पैसा दे दो तो हम आपको इंडस्ट्री खोलने की इजाज़त देते हैं। अब भी वहाँ पे सौदेबाजियाँ हो रही हैं और आज सुप्रीम कोर्ट को दोबारा ये कहना पड़ा कि वहाँ पे जो है वो एक बाज़ार लगा हुआ है, एक मंडी लगी हुई है सिंध में, और अब भी जो है वो रिश्वत सतानी और वो मामलात जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए। और इस बहरान में और इस बहरानी कैफियत में और इस वबा में जिसमें कौम जो है वो पूरी जो है वो एक कोरोना वायरस की वजह से जो परेशान है, तो उस पे भी वो जो है वो सौदेबाजी और अपनी दुकानदारियों से पीछे नहीं हट रहे। तो यहाँ पे ये कहना जो है वो बिल्कुल बजा होगा कि सिंध का जो इंतज़ाम व इंसराम है अब उस पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है और सूबे को चलाने के लिए जो है वो जिस निज़ाम के तहत या जिस हुकूमत के नीचे, सूबाई हुकूमत के नीचे वो चल रहा है, वो इस तरह से चल नहीं पाएगा। मैं फिर बार बार कहता रहा कि सिंध जो है वहाँ की पॉलिसी जो है वो और है, और सिंध की जो पॉलिसी मुरतब होती है बिलावल हाउस से, वो मुकम्मल तौर पे सिंध कार्ड जो है वो अब भरपूर तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे जो है वो वफाक को कमज़ोर करने के लिए, वफाक को नाकाम करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी जो है बेजा ज़िद और ऐसी चीज़ें जो हैं वो लाई जा रही हैं सामने कि वफाक जो है उसको जो रेवेन्यू जाता है कराची से वो जाना बंद हो, वफाक कमज़ोर हो, ताजर सड़कों पे निकले, इंडस्ट्री के लोग सड़कों पे निकलें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग बिल बला उठें, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो जो है एहतजाज, सदाए एहतजाज बुलंद करें। तो वो चाहते हैं कि अनारकी हो, सूबे में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि लोग जो हैं वो सड़कों पे आ जाएं और उसके बाद हम कहें कि जनाब हम कहते थे कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो दुरुस्त थीं और हम सही पॉलिसीज़ पे चल रहे थे, वफाक जो है वो हमें चलने नहीं दे रहा और अब लोग जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं और अब देखें कि यहाँ पे एक
फसाद की जो सूरत है वो बर्पा हो गई है। दूसरा, जो फिगर्स दिए जा रहे हैं कोरोना के हवाले से, उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो भी पेशेंट किसी भी बीमारी से किसी भी ओपीडी में जाता है उसको उठा के कोरोना में डाल दिया जाता है। और जो अमवात की तादाद है, वो जो तबई मौत मर रहे हैं लोग, वो जो एक्सीडेंटल डेथ में मर रहे हैं या किसी और वजह से जिनकी मौत वाक़या हो जाती है, वो भी सब जो है वो कोरोना के खाते में डाले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो खेली जा रही है। और साजिशों के ये जाल जो हैं ये अंदरूने मुल्क ही नहीं, ये बैरून मुल्क जो है वहाँ तक जो है वो इनके मामलात गए हुए हैं। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मोदी, ट्रंप, नवाज़ और आसिफ जरदारी जो है ये 4 लोग एक पेज पे हैं और इनको पाकिस्तान का वजूद जो है वो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये ऐसी जो है वो मामलात में उलझ रहे हैं, ऐसे मामलात में जा रहे हैं। मैंने ये बताया था कि जनाब बलूचिस्तान में जो है वो तकरीबी कार्रवाइयाँ भी होंगी, फोर्सेस पे हमले भी होंगे। और आज आपने फिर देख लिया कि आज फिर हमारे 7 जवान जो हैं वो शहादत का रुतबा पा गए हैं और हम उनके लिए जो है वो ताज़ियत भी करते हैं। और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। और ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पे जो मोदी के यार लंदन में बैठ के उनको जो है वो सलाह देते हैं, मशवरे देते हैं और ये कहते हैं कि मोदी साहब हमारे लिए यहाँ पे अरसा हयात तंग हो रहा है, हमारे ऊपर जो है वो नैब और अदारे जो हैं वो हमारे ऊपर चढ़ाई किए हुए हैं, तो आप पाकिस्तान पे चढ़ाई करें और पाकिस्तान के मामलात को इस हद तक उलझा दें और इस हद तक जो है वो ले जाएं कि पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों को भूल के, या हुकूमत या रियासत जो है वो इन चीज़ों को भूल के जो है उसको जो है दूसरे मामलात में उलझना पड़े। तो जनाब यहाँ पे सिंध में जो है गवर्नर राज की जो बातें आ रही थीं और पिछले प्रोग्राम में हमने वाज़े किया, एक और चैनल पे भी मैंने वाज़े किया कि वहाँ पे गवर्नर राज का जो है वो अभी तक कोई अंदिया नहीं है। लेकिन अगर यही हालात रहे तो गवर्नर राज लग भी सकता है, एक सूबे में नहीं 2 सूबों में भी लग सकता है, 4 सूबों में भी गवर्नर राज आ सकता है। लेकिन अभी ये है कि वहाँ पे गवर्नर की जो रिप्लेसमेंट है वो होने जा रही है। और गवर्नर की जो इमरान इस्माइल साहब की जो रिप्लेसमेंट है, ये ख़बर दे रहा हूँ मैं आपको कि उसकी जगह पे जो बहुत से नाम, बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से जो चैनल्स हैं, वेब के चैनल हैं, उन पे बाज़ जगहों पे और लोगों की ख्वाहिश होती है कि लोग अपने मनपसंद लोगों का नाम लेना शुरू कर देते हैं, लोग अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। तो अभी जो है वो फातिमा भुट्टो के लिए बहुत सारे जो है वो मुझे लोगों के पैगाम आए, जिस तरह से जरदारी साहब की मौत के हवाले से पैगाम आए और मैंने उसको क्लियर किया कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे हैं और उनकी बतीसी पूरी के 32 के 32 दांत जो है वो बाहर आते हैं, मुस्कुराते हैं वो। और वहाँ पे बैठ के जो रेशा दवानियाँ और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं वो सारा जो है उसको जो है वो देखते भी हैं और वो सारी डिक्टेशन जो है वो उन्हीं की चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से जो है वो फातिमा भुट्टो या अहमद शुजा पाशा या कोई और नाम, जिस तरह से जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा साहब का नाम लिया जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इक़्तिदार के ईवानों में फ़ैसले होते हैं, इक़्तिदार के उस एटमी कैंप में बैठ के जो है वो देखा जाता है कि कौन सूटेबल है इन हालात में, किसको वहाँ पे भेजा जा सकता है तो बेहतरी आ सकती है। और फिर मैं बार बार कहता रहा कि 22 करोड़ में से सिर्फ 22 लोग चाहिए, 22 बंदे जो हैं वो टेक्नोक्रेट, अगर सही जो है मुहिब्बे वतन लोग और राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर ना किसी निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ पे कोई जो है वो एडवेंचरिज़म करने की ज़रूरत है। और इस निज़ाम को जो अगर चलाना है तो एक टेक्नोक्रेट कैबिनेट जो है, एक टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो बिठा दिया जाए, जो इस मुल्क को लेके, इस मुल्क के मामलात को लेके ऐसन तरीके के साथ आगे चलता जाए। अब यहाँ पे हम आपको आज जो है गवर्नर सिंध के लिए जो है जो मोस्ट सुटेबल नाम जो है वो फाइनल हुआ है और मेरी इतला और मेरे शाहीन ने जो ख़बर मुझे आके दी है कि वो है शख्सियत जो इससे पहले जो है वो मिनिस्टर रही
इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन और कॉमर्स एंड ट्रेड की। उसके बाद वो 2012 में चेयरमैन PIA रहे, और ये वो शख्सियत है जिसने स्टील मिल के लिए जो है वो रशिया के साथ, देखें ये नहीं होता कि आपके पास 60 दिन का टाइम है या आपके पास 90 दिन का टाइम है या आपके पास 45 दिन का टाइम है। जिन्होंने काम करना होता है, जो काम करने की सलाहियत रखते हैं, जो स्टेट क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो स्टेट क्राफ्ट को चलाने की अहलियत रखते हैं, उनके लिए 45 घंटे भी बहुत होते हैं। वो शख्स, वो शख्सियत जिसका नाम जो है वो मैं अभी तशतज़बाम करूंगा आपके सामने, उस शख्सियत ने आपकी स्टील मिल के लिए उन 45 दिनों की कलील मुद्दत के अंदर अंदर चंद ही दिनों में जो है वो उनको इस बात पे आमादा कर लिया, और स्टील मिल को जो है वो पैरों पे खड़ा करने के लिए रशिया ने कहा कि आप स्टील मिल को जो है वो चालू हालत में लाएं, स्टील मिल को स्टार्ट करें, हम आपको जो है वो हर तरह से सपोर्ट करेंगे, हम आपको स्टील मिल के अंदर आके आपके साथ एक जॉइंट वेंचर के साथ हम आपको स्टील मिल को चला देंगे और इसको एक मुनाफा बख्श जो है वो अदारा बना देंगे। आपको याद होगा कि स्टील मिल जो है वो रशिया ही के तावन से लगी थी, और रशिया ही ने, इन साहब ने जब कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम इसको दोबारा से चला देंगे। इसी तरह से वो पहले 2012 में PIA के चेयरमैन उनको मुकर्रर किया गया। जब PIA का चेयरमैन मुकर्रर किया गया तो उन्होंने जो है वो तमाम जो PIA में बेज़ाब्तियाँ हो रही थी उन पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें जो बाहर जो है वो सेल में रखी हुई थी और PIA के असासे औने पौने में बेचने की बात की जा रही थी। और एक होटल जो रोजवेल्ट है, वो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ ने इनको कहा कि ये होटल जो है ये आप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को लीज़ पे दे दें या बेच दें उनके आगे, और आप बेच देंगे तो हम उनसे लीज़ पे लेके इस होटल को चलाएंगे। लेकिन इन्होंने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया, और उसके बाद जो है वो आसफ़ अली जरदारी के साथ इनका जो है वो PIA के मामलात पे झगड़े हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे और प्रेसिडेंट के कहने पे जो है वो इन्होंने जब बात नहीं मानी तो ये रिज़ाइन करके वहाँ से आ गए। उसके बाद 2013 में मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए हॉट फेवरेट नाम था ये, और इनको जो है वो मुमलिकत की जो है वो सबसे जो है बड़ी सीट जो है जो प्राइम मिनिस्टर की सीट होती है वो दी जा रही थी कि आप इस केयर टेकर सेटअप में प्राइम मिनिस्टर की सीट को संभालें। लेकिन बाद में जो है वो इनको 4 मिनिस्ट्रियों का एक मजमूआ जो है वो दिया गया, जिस पे इन्होंने बहुत अहसन तरीके से काम किया और मुल्क को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाने की कोशिश की। तो वो मैं जब कहता हूँ कि 22 करोड़ में से 22 लोग, तो ये वो लोग होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं कि जिनको आप जो है वो आपको ढूंढने से नहीं, वो सामने मौजूद होते हैं। सिर्फ आपकी जो है वो नज़र होनी चाहिए कि कौन सा बंदा किस जगह पे किस वक्त जो है वो सूटेबल है, और जो हालात हैं इस वक्त उसमें ये बंदा कोई रोल प्ले कर सकता है, ये मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है, ये सूबे को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है, तो फिर उसका चुनाव जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होता है और आप एक दुरुस्त चुनाव करते हैं। ये अभी जो है माजी करीब में आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में आसिम सलीम बाजवा साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को जो है वो आपने तैनात किया, आपने बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल किए उससे। इसी तरह से आपने हाउसिंग फाउंडेशन जो है वो जनरल आमिर असलम साहब के सुपुर्द किया, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि बाकी जो मामलात हैं उसमें भी, मसलन एजुकेशन कोर है, या मैं बार बार कहता रहा हूँ कि आपका जो हेल्थ का जो मिनिस्ट्री है उसमें आप जो है वो आर्मी मेडिकल कोर से जो है वो लाएं। आर्मी मेडिकल कोर के जो लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुँचते हैं या मेजर जनरल तक पहुँचते हैं तो वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन जो है वो एक हॉस्पिटल्स और मेडिकल के मामलात, इन सब को चलाने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। आपके अदारे जो हैं वो बिल्कुल शिकस्त व रेख्त का शिकार हैं। ख़ास तौर पे ये कोरोना जो आया है इसमें आपकी जो हेल्थ की मिनिस्ट्रियां हैं और हेल्थ के जो सूबाई महकमे हैं और हेल्थ के जो मामलात हैं वो खुल के सामने आ गए हैं, और उनकी करप्शन भी सामने आ गई है, उनके मिनिस्टर्स की करप्शन सामने आ गई है। जो आप टेक्नोक्रेट लेके बाहर से इंपोर्ट करके लाए उनके ऊपर भी सवालिया निशान आ गए हैं, उन पे भी करप्शन की केसेस के लिए उंगलियां उठ गई हैं।
اور یہاں پہ جو ہو رہا ہے، یہاں پہ جو کٹس ہیں وہ بھی جناب جتنی آپ نے امپورٹ کی NDMA میں، اب جنرل افضل اوان کیا کریں گے؟ نیچے کرپشن کا ایک بازار گرم ہے، وینڈرز جو ہیں وہ سب سے گھٹیا ترین چیز جو ہے وہ لا کے چائنا سے اور مختلف ممالک سے جو ریجیکٹڈ آئٹمز ہیں وہاں کے، وہ یہاں پہ لا کے سپلائز کر رہے ہیں، اور کمیشن کا ایک بازار گرم ہے NDMA کے اندر وینڈرز کے اور نیچے کے عملے کے درمیان۔ تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک جگہ سے ٹیسٹ کرواتے ہیں پازیٹیو آتا ہے، دوسری جگہ سے نیگیٹو آتا ہے، تیسری جگہ سے پھر پازیٹیو آتا ہے، سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں تو وہ تو پازیٹیو آتا ہی آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کا جو اخراجات ہیں وہ ہر بندے کو جو ہے وہ پازیٹیو میں ڈال لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 10 دن کے بعد اس کی لاش کے ساتھ جو ہے وہ 10 لاکھ کا بل بھی جو ہے وہ ان کے لواحقین کو یا ان کے جو فیملی ہوتی ہے ان کو تھما دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹیاں نہیں ہیں، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے کہ کون سا سامان کیسے آیا، کس طرح سے گیا۔ آپ مجھے ایک ڈسپرین جو ہے وہ 2 نمبر جو ہے وہ MH میں یا CMH میں سپلائی کر کے بتائیں۔ کوئی بھی جو مطلب ہے ادویات کے جو ڈیلر ہیں یا فارماسوٹیکل کمپنیاں ہیں، وہ کوئی 2 نمبر دوائی، کوئی 2 نمبر کٹ، کوئی 2 نمبر چیز جو ہے وہ مجھے MH یا CMH میں جو ہے وہ ایک گولی بھی انٹر کر کے دکھا دیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پہ چونکہ کرپشن، کمیشن، یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر اگر ایک صحیح آدمی بیٹھ بھی گیا ہے آ کے، جیسے عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ صحیح نیک نیتی سے لے کے ملک کو آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن سسٹم جو ہے، سسٹم اس کو نہیں چلنے دے رہا۔ ادارے جو ہیں وہ نیچے وہ شکست و ریخت کا جو شکار ہیں، اور جو کرپشن کے دھیمک زدہ نظام کے ساتھ بوسیدہ اور بدبودار ہیں، وہ اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ لہٰذا یہاں بھی میں کہوں گا کہ یہاں پہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں۔ اگر آپ کو گورنر راج بھی لانا ہے تو پھر ایسے گورنرز کو لائیں جو کل کو ڈیلیور کر کے دکھائیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی تبدیلی آئی ہے۔ اگر سندھ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گورنر جو ہیں عمران اسماعیل صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، انتہائی شریف آدمی ہیں، لیکن اس بدماشیہ میں، ان غنڈوں میں اور ان ڈاکوؤں لٹیروں کے اندر وہ شریف آدمی جو وفاق کا نمائندہ بن کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بری طرح سے اس کا فیلئر ہے۔ اس کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند یا ناپسند کریں یا نہ کریں، لیکن وہاں پہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اور سندھ کو آپ کو اپنی گرپ میں لینا ہوگا، نہیں تو آپ کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور بلاول ہاؤس جہاں سے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے، وہ آپ کی ملک، آپ کے وفاق، آپ کے معاملات کو بالکل صحیح طریقے سے نہیں چلنے دیں گے۔ وہ آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، وہاں پہ فوری طور پہ گورنر جو ہے ان کو چینج ضرور کریں آپ، اور جو نام آیا ہے وہ بڑا معتبر نام ہے، اور اس نام کو جو ہے میں خود سلام کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین نام ہے۔ ابھی ان کا انتخاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک بہترین چوائس ہے جو آج جو باز گشت میں نے سنی ہے، اور جو میرا شاہین جو ہے وہ خبر لے کے آیا ہے، اور وہ شخصیت ہے جناب شہزادہ احسن اشرف شیخ، جو سن آف دی سائل ہے، جو اس دھرتی کا بیٹا ہے۔ اس نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ادوار میں بطور چیئرمین PIA بھی اور بطور جو ہے وہ 4 منسٹریاں اکٹھی اس کے پاس تھی، اور اتنی بڑی منسٹریز جس کو اس نے اٹھا کے بلندی پہ لے جانے کی کوشش کی، اور نواز شریف اور خواجہ آصف صاحب نے اسے کہا کہ یار تم پاگل ہو، تم سٹیل مل کو اوپر اٹھانے کی بات کر رہے ہو، کیونکہ بھائی وہ تو انڈیا کے ساتھ متل کے ساتھ سودا کر رہے تھے، وہ تو جس میں آرمی الائے بنتا ہے، اس مل کو جس سے آپ کی HIT چلتی ہے، جس سے آپ کی وار آرڈیننس فیکٹری چلتی ہے، اس مل کو وہ انڈیا کو بیچنا چاہتے تھے، تاکہ انڈیا بعد میں چاہے تو وہ جو مالکان ہے وہ آرمی الائے دیں یا نہ دیں، اور پاکستان کی جو ہے وہ وار انڈسٹری جو ہے وہ بھی بیٹھ جائے اور پاکستان بھی بیٹھ جائے۔ یہاں پہ ایک بہترین انتخاب جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ گورنر کے لیے ہے۔ اگر گورنر راج آتا ہے تو بھی یہ بہترین انتخاب ہے، اگر گورنر کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے
اور وہی نظام چل رہا ہے تو پھر بھی جو ہے اس نظام کو جو ہے وہ قابو کرنے کے لیے، اس نظام کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے جو ہے وہ شہزادہ احسن اشرف جو ہے وہ ایک بہترین انتخاب ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ ماضی کی طرح سے پہلے سے زیادہ محنت کے ساتھ، پہلے سے زیادہ جاں فشانی کے ساتھ، اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ملک اور قوم، اس وقت جو ملک جس حالت میں ہے اس کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ اپنی بہترین خدمات انجام دیں گے۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور میں پاکستان کی سلامتی اور بقا کے ساتھ جو ہے دیکھتا ہوں کہ شہزادہ احسن جو ہے وہ اگر سندھ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور چھوٹا ایشو ہے جس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مارگلہ ہلز کو پہلے تو سٹون کریشرز نے جو ہے وہ ٹیکسلا کی سائٹ سے سارا تباہ و برباد کر دیا، ان کے حسن کو برباد کر دیا، اور پورا جو ایک حصہ ہے پنڈی کا وہ جو ہے وہ پولوشن کی زد میں ہر وقت رہنے لگا، اور ٹیکسلا اور جو ترنول کے رہائشی ہیں وہ سارے جو ہے وہ ہر وقت ایک ڈسٹ کلاؤڈ کے نیچے رہتے تھے۔ اب جو نیا سلسلہ شروع ہوا وہ یہاں سے سب سے پہلے یہ ہوا کہ ملک ریاض صاحب نے کہا کہ مجھے ہری پور کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا حصہ بننے دیں، اور مارگلہ ہلز کو کاٹ کر میں ایک درہ بناؤں گا یہاں سے، اور ہری پور کو میں منسلک کروں گا اسلام آباد کے ساتھ، کیپٹل ٹیریٹری کے ساتھ۔ وہاں پہ رویداد خان ان کے آگے کھڑے ہو گئے، اسلام آباد کے شہری ان کے آگے کھڑے ہو گئے، اور وہ سلسلہ وہاں پہ رک گیا۔ یہ کافی پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب سلسلہ کیا شروع ہوا کہ وہاں پہ جو ہے وہ مارگلہ ہلز پہ منال ریسٹورنٹ اور باقی جو ریسٹورنٹس اور ہائی رائز بلڈنگز، ہائی لینڈ کے نام سے ہائی رائز اپارٹمنٹس کی بلڈنگز، اور اس طرح سے زمینیں بیچی گئیں، اور زمینیں جب بکتی ہیں تو اس میں جو چیڑ کے درخت اور جنگل لگے ہوئے ہیں ان کا سودا علیحدہ سے کیا جاتا ہے کہ جناب اس میں اتنے ہزار درخت بھی ہیں، ان کی پرائس وصول کی جاتی ہے، اور جو وہ شخص زمین خریدتا ہے اپنے فارم ہاؤس کے لیے یا کسی چیز کے لیے بھی تو وہ درخت اس کی ملکیت ہو جاتے ہیں، وہ ان کو کٹواتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے۔ اور اب بھی منال کے لیے جو وہاں پہ کام ہوا تو اس میں بھی بہت سارے ہزاروں درخت جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے، اور مارگلہ کا جو ایک حسن ہے اور اسلام آباد کا جو حسن ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اور اسلام آباد جو ہے وہ بھی جس طرح وہ یہاں پہ ایک فروٹ بیچنے والے کہتے ہیں کہ انگور بدانہ چمندہ، تو چمن میں تو ایک گھاس کی پتی نہیں ہوتی بھائی، وہ انگور جو ہے وہ چمن میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ انگور سارا افغانستان سے آتا ہے، یہاں بھی یہی ہوگا کہ یہ بھی جو ہے وہ چمن کی طرح اس کا نام ہی چمن رہ جائے گا، لیکن یہ پہاڑ جو ہیں یہ بالکل جو ہے وہ سبزے سے عاری ہو جائیں گے، یہ تمام جو حسن ہے مارگلہ کا یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو ہے وزیر اعظم کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اور منسٹری آف انوائرمنٹ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنی بھی ہاؤسنگ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو مارگلہ ہلز پہ آ رہے ہیں، کیونکہ مارگلہ ہلز کا پرلا حصہ جو ہے وہ کے پی کے میں ہے، تو کے پی کے والوں کو بھی ہوش کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ مارگلہ ہلز پہ جتنے بھی درخت ہیں ان کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ہائی رائز بلڈنگ جو ہے وہاں پہ بنانے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ فارم ہاؤس بنانے کی اجازت ہو، لیکن فارم ہاؤس بھی ایگرو فارم ہاؤسز ہوں۔ تو یہ میں توجہ دلانا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان شہزادہ عالمگیر کو اجازت دیجیے، اور جو باتیں میں نے کی ہیں ان پہ جو ہے وہ کمنٹس ضرور بھیجا کریں۔ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ پازیٹیو کمنٹ جو ہیں وہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور آپ کی تنقید یا آپ کے نیگیٹو کمنٹ جو ہیں وہ میری رہنمائی فرماتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔